century. I'm sorry I'm taking so much time. It happened in the 9th century when the rest of the world, you talk about superpowers today, the 9th century all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians. And we need to feel proud about that. And England is so illustrious, but Englands were invaded by the Vikings, and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. और इसी तरह सुपर एक्साइटेड होके फुल ऑन एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं भी गया था PS1 देखने थिएटर्स में। और क्या ये आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाता है? नहीं। यार मूवी जो है एक लार्ज स्केल पे बनी है, ठीक है, 500 करोड़ में दोनों पार्ट शूट हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा स्टार कास्ट है, मतलब लोग बाहुबली के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे बनी है। उसी तरह का एक पॉलिटिकल ड्रामा है इसमें, बस वो फिक्शनल है, इसके पास रियल कंटेंट है। बट रियल कंटेंट जब होता है ना तो आपके पास पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है, उस मूवी के पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस भी है उसके साथ साथ, पोटेंशियल के साथ साथ चैलेंजेस भी हैं उन कैरेक्टर्स को प्रॉपरली दिखाना। तो क्या ये कर पाती है मूवी? आइए बात करते हैं। मैं हूँ शुभम लायक एंड यू आर वॉचिंग एसएल रिव्यूज़। वीडियो को स्किप मत करना गाइस, एंड तक देखना, और चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नया चैनल है तो सब्सक्राइब उसकी बहुत ज़रूरत है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल बिलो। अब आइए बात करते हैं मूवी के बारे में कि एक्चुअली में मूवी कैसी है और आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो अगर मैं एक लाइन में इस मूवी के बारे में कहूँ तो ये मूवी एक ख़तरनाक मूवी है। ये मूवी इतनी ख़तरनाक है कि आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आपको लिटरली कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो जितना थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा रिसर्च करने के बाद या थोड़ा बहुत पूरा मूवी देखने के बाद जितना थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो क्या ये मूवी बननी चाहिए थी एक्चुअली? राजामौली सर ने कहा था एक बार कि वो PS पे पोन्नियिन सेल्वन पे एक पूरा वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं। तो जब उनको पता चला कि 150 दिन में मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो गई तो ही वॉज शॉक्ड। मतलब ये एक नॉवल पे बनी है जो 5 किताबों में लिखी गई है, तो जब इतने सारे कैरेक्टर्स हो जिनको अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया हो तो ये बेटर रहता है कि आप उसको एक सीरीज़ में बनाते और आप उसको अलग अलग एपिसोड में एक एक कैरेक्टर को या उनके बारे में उस चीज़ को रिवील करते। बट यहाँ पे एकदम से पार्ट 1 में आपको सारे कैरेक्टर्स को थोप दिया जाता है, मतलब बताया नहीं जाता है, थोप दिया जाता है ज़बरदस्ती, ठीक है। मतलब ये हाल रहता है कि इंटरवल तक सिर्फ आपको ये समझने में जाता है कि अच्छा ये मतलब ये वाला कैरेक्टर है, ये मतलब ये वाला कैरेक्टर है, ये इसका भाई है, ये इसका भतीजा है, ये इसकी बहन है, ये इसकी बीवी है, या अच्छा ये इसकी माशूका थी। तो ये सिर्फ समझने में पूरा इंटरवल निकल जाता है, फिर इंटरवल तक जाके हम रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा ये मतलब ये है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक सिंपल स्टोरी थी, पोन्नियिन सेल्वन एक सिंपल पॉलिटिकल ड्रामा है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते थे, बट क्योंकि आपको मूवी में इसे दिखाना था, 2 पार्ट में दिखाना था, तो आप जल्दबाजी में आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं दिखा पाते, किसी भी कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है, किसी भी कैरेक्टर के साथ ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती है। हाल ये होता है कि कोई इमोशनल सीन है तो वहाँ पे ऑडियंस हंस रही है, हम सब हंस रहे थे, लिटरली ऐसा हाल हो जाता है थिएटर में। और थिएटर जो है वो आधे से ज़्यादा फुल था, नाइट शो था हमारा और आधे से ज़्यादा थिएटर भरा हुआ था और एवरीबॉडी वाज लाफिंग। ज़्यादातर टाइम हर कोई हंस रहा था, मतलब क्योंकि मतलब साइड वाला मेरे से पूछ रहा है भाई तेरे को समझ आया, पीछे वाला फिर पूछ रहा है भाई कुछ पल्ले पड़ा, मैं फिर आगे वालों से पूछ रहा हूँ भाई तेरे कुछ पल्ले पड़ा क्या? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो इट वॉज सच डिसअपॉइंटिंग यार, मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, थिएटर में और भी जितने भी लोग थे जिनसे मैं इंटरेक्ट कर पाया, दे वर ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। तो अब बात करते हैं अगर इसके स्टोरी और स्क्रीन प्ले के बारे में। तो स्टोरी अजय देवगन की आवाज़ में शुरू होती है और विक्रम आते हैं घोड़े पे तलवार लेके हाथ में, वॉर सीन से शुरू होता है जो कि मतलब काफ़ी हाई पे शुरू होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसका कुछ ऐसा ही है कि ये स्टार्ट होता है, शुरू के 10 मिनट बिल्कुल हाई से स्टार्ट होता है, मतलब पंप कर देगा आपको, लेकिन उसके आधा घंटा होते होते मूवी में आप सोने लग जाओगे। मतलब स्क्रीन प्ले इतना बोरिंग और इतना डल है
कि आप सोने लग जाओगे। लिटरली रैंडमली कुछ भी हो रहा होता है, एकदम से कहीं वॉर हो जाता है, फिर एकदम से कहीं पे फ्लर्ट होने लग जाता है, ठीक है, फिर एकदम से कहीं पे षड्यंत्र हो रहा है, फिर एकदम से फिर से स्क्रीन पे वॉर आ जा रहा है। मतलब रैंडमली कुछ भी हो रहा है। मतलब 1 घंटे बाद इंटरवल तक आते आते आप ये बोलोगे कि भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बस कर यार, अब बस कर, मतलब कब ख़त्म हो ये मूवी। तो ऐसा हो जाता है। मतलब स्क्रीन प्ले इसका इतना रैंडम और इतना बोरिंग है, मतलब कुछ भी प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं है, ठीक है। मूवी से ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, एक डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री का चैप्टर लग रहा होता है, ठीक है। इवन चैप्टर्स भी प्रॉपरली अरेंज होते हैं, इसमें वो भी अरेंजमेंट नहीं है, कहीं भी कुछ भी होता है। तो लास्ट में क्लाइमैक्स तक आते आते मतलब कुछ अच्छा लगता है। मतलब लास्ट के जो 20 मिनट या आधा घंटा है लिटरली वो अच्छा है मूवी का। मूवी में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, वो है इसका क्लाइमैक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ज़्यादा खर्चा किया गया है, ज़्यादा उस पर VFX पे काम किया गया है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। तो क्लाइमैक्स इस मूवी का अच्छा है, बट यार क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को ज़िंदा भी तो बचना चाहिए ना। मतलब आप वहाँ तक ज़िंदा बचोगे तब तो, मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जो बीच में इंटरवल में ही उठ के चले गए थे। तो इट वाज सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। तो स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी ये है कि सुंदर चोल जो उस वक्त के सम्राट हैं वो अब अस्वस्थ हो गए हैं, और उनके जो दोनों युवराज हैं वो चोल डायनेस्टी के विस्तार के लिए निकल चुके हैं दोनों अलग दिशाओं में। विक्रम एज आदित्य करिकलन बड़ा बेटा, और जयराम रवि एज अरुण मौली छोटा बेटा। तो ये दोनों युद्ध करके चोल साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, और इसी के पीछे राजमहल में षड्यंत्र हो रहा है कि किस तरह से इन दोनों को युवराज बनने से रोका जाए, और इनके आने से पहले जो सुंदर चोल का भतीजा है, मतलब उनके बड़े भाई का बेटा मधुरांतकन, उसे सिंहासन दे दिया जाए। अब मधुरांतकन को वो क्यों देना चाहते हैं सिंहासन? क्योंकि मधुरांतकन एक योग्य राजा नहीं है, वो बस उसे एक पपेट की तरह यूज़ करना चाहते हैं। जो इसमें कैरेक्टर है पर्वतेश्वर, वो इसे एक पपेट की तरह यूज़ करना चाहता है ताकि उसकी सत्ता बनी रहे। एक्चुअली में राज वो करे और सिंहासन पे वो बैठे, जैसा कि कांग्रेस के साथ हमने देखा था सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, वैसा ही। तो पीछे कोई और है अध्यक्ष, लेकिन जो राजा है वो सामने मतलब कोई और है, बट वो बस नाम का राजा है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही ये करना चाहते हैं। अब किसी तरह से षड्यंत्र का कुछ आभास होता है विक्रम को, और वो अपने फ्रेंड जो उसके साथ युद्ध लड़ रहा होता उसे वो भेजता है राजमहल में, ताकि वो राजमहल में जाके महाराज को और उसकी बहन कुंदवई इनको ये सूचना दे कि किस तरह से ये षड्यंत्र हो रहा है, पता लगाए कि मतलब क्या क्या षड्यंत्र पीछे रचा जा रहा है और क्या होने वाला है। तो इसी में कार्तिक जाता है, और फर्स्ट हाफ जो है इस मूवी का वो पूरा कार्तिक है। मतलब शुरू के 10 मिनट विक्रम हमें लगता है कि यार लीड रोल में है और हम इसलिए जाते हैं मूवी देखने, बट विक्रम यार गेस्ट अपीयरेंस में है। मतलब वो शुरू में आता है 10 मिनट, उसके बाद इंटरवल से पहले एक बार आता है, उसके बाद मूवी ख़त्म होने से पहले 1-2 बार मतलब थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है। तो मतलब हम सोचते हैं कि विक्रम इसमें लीड कैरेक्टर होगा, हम उसे देखने गए हैं, बट अगेन हम डिसअपॉइंट होते हैं। तो एनीवेज़ फर्स्ट हाफ वो पूरा कार्तिक रहता है, कार्तिक का परफॉर्मेंस अच्छा है। इवन इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी स्टार कास्ट है, सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कार्तिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट इंटरवल तक आते आते ना मतलब फिर ओवरडोज हो जाता है कार्तिक का। मतलब आपको लगने लगता है कि बस यार अब इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बताओ। मतलब पोनियन सेल्वन हम जो मूवी देख रहे हैं वो पोनियन सेल्वन क्यों है? मतलब पोनियन सेल्वन कौन है, क्या है? किसी घटना का नाम है, कोई युद्ध है, मतलब कोई नदी है, किसी कैरेक्टर का नाम है, कौन है पोनियन सेल्वन? हमें वो तो बताओ। मतलब कोई बिल्डअप ही नहीं है मूवी में पोनियन सेल्वन, बीच बीच में रैंडमली पोनियन सेल्वन नाम ले लिया जाता है, तो आपको समझ में ही नहीं आता है, आप सर खुजाते हो कि भाई है क्या पोनियन सेल्वन। तो यार बेटर है कि आप उस चीज़ के बारे में आप उसका बिल्डअप देते, उसके बारे में बताते। इवन कंक्लूजन से पहले बताया जाता है कि पोनियन सेल्वन, अच्छा ये है पोनियन सेल्वन पर्टिकुलरली, मतलब वो भी इतना लाइटर नोट पे बताया जाता है कि अच्छा ये है पोनियन सेल्वन, इसको इस वजह से पोनियन सेल्वन कहते हैं। मतलब वो इतना रैंडम था। तो इस मूवी का जो पूरा जो सस्पेंस था वो पूरा सस्पेंस रहता ही नहीं है। मतलब कुछ भी आपको फील ही नहीं होगा, आप कनेक्ट ही नहीं करोगे, आप बोलोगे अच्छा ये है क्या, अच्छा चलो ठीक है यही है, चलो ठीक है ख़त्म करो फिर, ठीक है। तो आपको लिटरली यही फील होगा। तो अब बात करते हैं फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। तो फीमेल कैरेक्टर्स ऐश्वर्या राय बच्चन, मतलब मुझे नहीं लगता मैंने ज़िंदगी में इससे खूबसूरत कभी किसी लेडी को देखा होगा ऑन स्क्रीन या टीवी पे। मतलब शी लुक्स स्टनिंग एंड गॉर्जियस। मतलब चाहे वो हॉलीवुड एक्ट्रेस हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, मैंने इससे सुंदर और इससे ज़्यादा ग्लैमरस कभी किसी को नहीं देखा। उसका मेकअप, उसका कॉस्ट्यूम, जिस तरह से वो लगती है, सच में लगता है कि मिस वर्ल्ड सामने खड़ी है।
इतना मतलब एज होने के बाद भी मतलब उसका चार्म अलग लेवल पे है। इवन एक्टिंग की भी अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डीप है। मतलब उसके रोल को समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि वो एक तरह से अच्छा भी प्ले कर रही होती है और किसी किसी टाइम पे थोड़ा वो एविल या षड्यंत्र वाला भी उनका वो चेहरा दिखता है। तो काफ़ी अच्छे से बैलेंस तरीके से उसको प्ले किया है उन्होंने। उसके अलावा त्रिशा जो है, त्रिशा मैम जो त्रिशा कुंदवई का रोल जिन्होंने प्ले किया, राजकुमारी आदित्य करिकलन की बहन, तो शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ वेरी विटी ऑल्सो, वेरी स्मार्ट। तो जितने भी षड्यंत्र हैं, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, सब उससे डरते हैं क्योंकि मतलब वो एक तरह से चलाती है सबको, पूरे राज्य को चलाती है। जब सुंदर चोल बीमार है तो सब उससे डरते हैं। तो वो बहुत अच्छे से कैरेक्टर को लिखा, मतलब इन दोनों फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से लिखा गया है। बाकी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से नहीं लिखा गया, इतने अच्छे से उनको स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया है, दिखाया नहीं गया, बट इन दोनों कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। इवन वो दोनों जब सामने आते हैं, जो नंदिनी ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर और कुंदवई का कैरेक्टर जब सामने आता है, नंदिनी पर्वतेश्वर की वाइफ होती है और कुंदवई मैं बता चुका हूँ जैसे राजकुमारी, तो वो जब सामने आते हैं और आँखों आँखों में जो राजनीतिक जो टसल चलता है उनके बीच में, मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में। तो यही दो फैक्टर्स हैं, कुंदवई और नंदिनी, ऐश्वर्या राय और त्रिशा, जो आपको मूवी के एंड तक, क्लाइमैक्स तक आपको ज़िंदा रखते हैं। ये दोनों आपको लिटरली ज़िंदा रखते हैं। उसके अलावा साइड कैरेक्टर्स, इनके भी मतलब सपोर्टिंग कास्ट, इनके भी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। परफॉर्मेंस वाइज सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मूवी अगर कहीं लैग करती है तो वो स्टोरी टेलिंग में लैग करती है। वो स्टोरी को अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाती, जो नोवेल की स्टोरी है वो उसको अच्छे से बता नहीं पाती, और ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेकर के लिए और वो इसमें बुरी तरह से फेल होते हैं। ठीक है, बात करें अगर दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में, तो जो साउंड है वो ए आर रहमान का बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी अच्छा होता है। जैसे जब फीमेल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उनके पीछे जो फीमेल वॉइस में जो चल रहा होता है म्यूज़िक, वो काफ़ी अच्छा, सूदिंग सा, बहुत अच्छा लगता है। वो लगता है कुछ षड्यंत्र जैसा कुछ म्यूज़िक चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। इवन वॉर के पीछे का भी जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन वही सेम चीज़ मैं गानों के लिए नहीं कह सकता, स्पेशली हिंदी में। मतलब गाने इतने वियर्ड और इतने बेहुदा हैं, मतलब आप दोबारा सुनना नहीं चाहोगे। बात करें अगर इसके सिनेमाटोग्राफी या इसके कैमरा वर्क की, तो कैमरा वर्क इसका इतना बेकार है। मतलब मैं एक सीन बताता हूँ। इंटरवल से पहले विक्रम का एक सीन होता है जिसमें वो अपने लव स्टोरी को लेके रो रहा होता है। मतलब इस तरह से अगर बॉलीवुड में लव स्टोरी को लेता है ना, ब्रह्मास्त्र में तो इन लोगों ने मतलब मूवी को छोड़ा नहीं इन लोगों ने, लव स्टोरी बोल के। लेकिन वही साउथ करे तो बहुत है, साउथ की मूवी है ना, अच्छी होगी तो है ना, साउथ में कुछ भी दिखा दो तुम, साउथ में सब चलता है। तो इसमें लव स्टोरी भर के पेला गया है, ठीक है, वो विक्रम और नंदिनी का, तो भर के पेला गया। वो उसको करके रो रहा होता है कि हाँ मैं उसके लिए युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं इसको भुलाने के लिए ऐसे युद्ध लड़ूंगा, मैं औरों से लड़ूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है ना कि कैमरामैन उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लिटरली कैमरामैन उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और साला 4 पैक लगा के आया है स्टेट पे। मतलब विक्रम एक जगह खड़ा होकर वो ऐसे ऐसे कर रहा है और कैमरामैन ऐसे कर, और हम ऑडियंस लिटरली ऐसे कर रहे हैं। मतलब लिटरली सर में दर्द हो जाता है भाई। और सिर्फ ये एक सीन नहीं, इसके बाद जब इंटरवल के बाद एक वॉर सीन होता है, वहाँ पे युद्ध चल रहा होता है, वहाँ पे कैमरा ऐसे ऐसे यार कैमरा हिलाना अभी के टाइम पे एक ट्रेंड हो गया है, बट वो भी एक आर्ट है ना। अलग अलग एंगल्स पे शूट किया जाता है उसको, मतलब टेक्निकली वो अच्छा दिखना चाहिए ना, वो अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें बस कैमरा को ऐसे ऐसे हिला दिया गया है। हाँ चलो भाई तुम बोलो, हम कैमरा ऐसे ऐसे हिलाएंगे। मतलब ऐसा लिटरली ऐसा लगता है कि जो कैमरा सस्ता कैमरामैन है और ये 4 पैक लगा के यहाँ पे शूटिंग करने आया है। तो कैमरा वर्क इसका इतना बेकार, इवन क्लाइमैक्स का सीन जिसमें VFX इतना अच्छा यूज़ हुआ है, बट उसमें भी कहीं कहीं कैमरा वर्क मतलब इट सक्स, मतलब कहीं कहीं पे बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो कैमरा वर्क बिल्कुल ही बेकार है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ VFX की, तो क्लाइमैक्स सीन का VFX बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग। और कहीं कहीं सीन्स पे जहाँ पे सेट्स वगैरह दिखाए गए हैं, तो वहाँ पे VFX का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, बट कहीं कहीं पे ना VFX हक देता है। एक सीन है जहाँ पे जहाज़ सामने से ऐसे उभर के आता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो आसमान है वो जहाज़ बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन उसके पीछे जो बैकड्रॉप है या जो बैकग्राउंड है वो इतना फेक, इतना नकली लगता है ना, लगता है किसी फोटोग्राफ को पीछे रख दिया है और उसके सामने से ऐसे खड़ा करके ला रहे हैं। लिटरली ऐसा ही फील होता है। तो मतलब इस मूवी में कुछ भी ऑन पॉइंट नहीं है। स्टोरी बहुत अच्छी है बट आप उसको अच्छे से बता नहीं पाते। स्क्रीन प्ले मतलब आप बहुत अच्छा कर सकते थे बट आप कर नहीं पाते हो। VFX ऑन पॉइंट नहीं रहता। कैमरा
आपका कहीं कहीं पे अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपने बिल्कुल ही उसको मतलब गुड़ गोबर कर दिया है। म्यूज़िक में भी वही है, कहीं पे अच्छा है बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कहीं पे गानों में और बैकग्राउंड म्यूज़िक में वो मैच ही नहीं करता सीन के साथ। तो मतलब इस मूवी में आप कुछ भी किसी भी एक चीज़ को नहीं कह सकते कि परफेक्ट। हाँ, एक चीज़ कह सकते हो, वो है स्टार कास्ट, जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। इस मूवी में जो ज़्यादा खर्चा हुआ है ना, उसके स्टार कास्ट पे हुआ है। इतना भर भर के स्टार कास्ट है, तो यही रीज़न भी है कि साउथ में ये मूवी अच्छा कर रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो अपने स्टार्स को बहुत मानते हैं। मूवी कैसे भी निकले वो जाते हैं देखने के लिए। बट हिंदी बेल्ट में ये मूवी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो पोनियन सेल्वन जो नोवेल का जो जान है, जो स्टोरी है, आप उसी को दिखाने में फेल हो गए हो, उसी को आप प्रॉपरली बता नहीं पाते। तो हिंदी बेल्ट में हिंदी ऑडियंस के लिए ये मूवी नहीं है। और अगर मुझे रेट करना रहेगा पर्टिकुलरली, तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा 2 आउट ऑफ 5, जस्ट 2। जनरली यार मैं मूवी के रिव्यूज़ बनाता हूँ ताकि ज़्यादातर लोग जो है वो अच्छी मूवीज़ को अप्रिशिएट करें और जाके थिएटर्स में देखें, बट सेम मैं इस मूवी के लिए नहीं कह सकता। रियली सैड टू से, बट क्या करूँ, ऐसे ऐसे दोगले बैठे हैं ना। मतलब अभी भी जाके IMDb वगैरह पे रेटिंग चेक करो, ठीक है। इसके ख़राब पब्लिक रिव्यूज़ होने के बावजूद, ख़राब यूट्यूब में रिव्यूज़ होने के बावजूद IMDb पे इसकी रेटिंग 8 के ऊपर आपको मिलेगी। मतलब लिटरली यार, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू से। और जब PS2 आता है लास्ट में, जब स्क्रीन पे दिखाता है PS2, तो ऑडियंस इज़ लाइक Yeah.